आज हम देखने वाले हैं यूपी पीजीटी 2021 का पेपर सॉल्यूशन। ये हमारे लिए टारगेट सेट करेगा जो 2025 में जो पेपर होने वाला है उसका एक ट्रेंड हमें देखने के लिए। इसमें जो पहला क्वेश्चन था, हालांकि हम इस वीडियो को कोशिश करेंगे 4 पार्ट में कंप्लीट करें। पहला पार्ट होगा जिसमें हम 1 से लेके अप टू 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे होंगे। सेकंड पार्ट होगा जिसमें 31 से लेके 60 क्वेश्चन। थर्ड पार्ट होगा हम जिसमें 61 से अगेन 90। एंड फोर्थ पार्ट में हम रिमेनिंग जो क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट कर रहे हैं 125। तो ये हमारा टारगेट है। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें, तो ये हमसे पूछ रहा है वर्क डन इन डिसॉल्विंग 1 मोल। जो जो चीज गिवन है उसको हम हाईलाइट करेंगे। 1 मोल ऑफ जिंक इन एक्वस HCl इन ओपन बीकर एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, हमें पता है कि एग्जाम में हमारे पास टाइम कम होता है, तो सबसे पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि एग्जाम के अकॉर्डिंग जो हमारे फिजिकल के फॉर्मूले हैं वो हमें सारे पता हों। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू माइनस पी डेल बी। अब हम अगर यहाँ देखें तो हमारे पास ना तो प्रेशर गिवन है ना वॉल्यूम गिवन है, तो फिर हमारे पास ऑप्शन बचता है कि हम पी इक्वल टू एनआरटी को यूज करके एन और आर की टर्म्स में बात करने की कोशिश करें। अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ तो मुझे मिल रहा होगा माइनस एन आर टी, पी डेल्टा बी के रेस्पेक्ट में। अब माइनस एन आर, तो एन हमें कितना दे रखा है 1। अब देखो यहाँ पे सारे ऑप्शंस में हमें नेगेटिव साइन मेंशन नहीं करके दिया हुआ है, तो हम नेगेटिव साइन लगाए ना लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पे जूल में दिया हुआ है तो हमें आर की वैल्यू जूल में लेनी पड़ेगी, विच इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, इनटू अब टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 का मतलब डिग्री सेल्सियस का मतलब है, अगर मैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करूँ तो 300 केल्विन, तो मल्टीप्लाई बाई 300। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी 8314 × 3। अब देखो हमारे पास यहाँ अगर हम ऑप्शन को देखें एक बार, तो ऑप्शन सी किलो जूल में है, ये जूल में है, ये जूल में है और ये भी किलो जूल। बिना कैलकुलेशन करे ही हमें इतना अंदाजा है कि 8.314 तो नहीं आने वाला, तो ऑप्शन 1 तो हमारा कट जाएगा। और 8.314 किलो जूल में नहीं आने वाला, तो ये भी कट जाएगा। अब बचे या तो ये हो सकता है, बी या सी हो सकता है। तो मतलब 2.3 2.4 के आसपास वैल्यू आ रही होगी। अब अगर मैं किलो जूल नहीं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा, इसको 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ, विच इज इक्वल टू 8.3 × 3। और जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो लगभग 20 24 के आसपास, नहीं 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सेकंड, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.8 आ रही है। ये बेसिकली 8.3 था, जब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 831.4 के आसपास आ रही होगी वैल्यू। तो मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 8 3 × 3, यानी इसकी वैल्यू किलो जूल में 2.24 के आसपास आ रही होगी, विच इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, और इस तरीके से हम ऑप्शन एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि पूरा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हमें ये याद होगा या इसके बारे में कुछ पता होगा तभी हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज हमें ये क्वेश्चन नहीं पता चलेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि कौन सी इक्वेशन है जो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अब देखो, हम अगर हमें ये पता है कि वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनते हैं, तो तो हम इसके ऑप्शंस तो हम इसके ऑप्शंस के बेसिस पे इसको सोल्व भी कर सकते हैं। हालांकि दो गैसेस के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक होता है वाटर गैस, एक होता है वाटर गैस, सिन गैस और प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस, अगर हमें इन दो रिएक्शंस के बारे में पता है, इन दो गैसेस की वैल्यू पता है, तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन के बेसिस पे भी कर सकते थे। अदरवाइज हमारे लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। अगर हम तुक्का भी लगाते तब भी इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, अब देखो हमारे पास जितने ऑप्शन दिए हुए हैं उसके बेसिस पे हम ऑप्शन 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। वाटर गैस का मतलब होता है ऐसी गैस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन होती है। अब जो सिन गैस है वो बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को इंक्लूड करती है, पर इसमें अदर गैसेस भी हो सकती हैं जैसे कि CO2 या फिर मीथेन। ठीक है, अब अगर इसके बेसिस पे अगर हम देखें कि कौन सी रिएक्शन वाटर गैस सिर्फ रिएक्शन को बता रही होगी, तो उस बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक तो देखो CO और वाटर मिलकर CO2 और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। ये इसका करेक्ट आंसर। अगर हम बाकी ऑप्शन में भी देखें तो इसमें देखो प्रोड्यूसर गैस बन रही है, इसमें सिन गैस बन रही है, इसमें भी सिन गैस बन रही है। पर वाटर गैस सिर्फ रिएक्शन हमें जो बता रही होती है वो बता रही होती है फॉर्मेशन ऑफ CO2, यानी CO2 का बनना। और CO2 बन किससे रही होती है, CO2 बन रही होती है सिन गैस से। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन, इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 को जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। तो इसमें हमें बता रहा है सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैन नॉट बी डन बाई प्रोसेस। अब ऐसी रिएक्शन बतानी है जिसमें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को प्रोड्यूस ना कर पाए। अगर हम ध्यान से देखें तो फिटिंग में हम क्या कर रहे होते हैं, हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने 3 प्रकार की रिएक्शन पढ़ी होगी, गुड्स, जिसमें हम RX को यूज करते हैं और R बनाते हैं, बेसिकली एल्कीन एल्कीन बनाते हैं, सोडियम की रिएक्शन होती है। दूसरी होती है फिटिंग। फिटिंग में हम क्या करते हैं, हम कोई एलाइल सॉरी एरोमेटिक हेलाइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम की प्रेजेंस में, और हमें 2 एरोमेटिक कार्बन कार्बन से जुड़ी हुई रिएक्शन कंपाउंड मिल जाता है। एक तीसरी रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं गुड फिटिंग। इस गुड फिटिंग में क्या होता है, इस गुड फिटिंग में हम एक एल्काइल हेलाइड लेते हैं RX और एक हम एरोमेटिक हेलाइड लेते हैं और दोनों की रिएक्शन कराते हैं, तो हमें इस तरीके से
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, तो वुड्स रिएक्शन, तो वुड्स रिएक्शन ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ब्रिटल क्राफ्ट एल्काइलेशन अगेन हमें पता है कि कोई एरोमेटिक कंपाउंड होता है और उसकी हम किसी हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 रिएक्शन करा रहे होते हैं और वो एल्काइल ग्रुप उस एरोमेटिक कंपाउंड पे जाके लग रहा होता है। ये लुईस एसिड की तरह काम करता है AlCl3। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन है सोल्ड ऑफ वन ऑफ द लैंथेनाइड आयन। लैंथेनाइड आयन जो यूज होता है वोलूमेट्रिक स्टैंडर्ड में इन रेडोक्स। तो जो हमेशा ध्यान रखना, ये जो Ce4 पॉजिटिव होता है यानी सीरियम, ये क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, Ce4 पॉजिटिव Ce3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकता है क्योंकि लैंथेनॉइड्स के केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल होती है। तो इसको हम यूज करते हैं एज अ वोलूमेट्रिक स्टैंडर्ड इन लैंथेनाइड और ये रेडॉक्स रिएक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन ये हमसे पूछ रहा है कि कोबाल्ट का +2 में एक कॉम्प्लेक्स है जो लोएस्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट हमें बतानी है व्हेन द लिगेंड फील्ड इज इन दिस। तो लोएस्ट वैल्यू बताइए। अब हमें सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का मतलब है कि हमारे पास D7 कॉन्फ़िगरेशन। D7 का मतलब है कि हमारे पास, अगर मैं हाई स्पिन की बात करूं तो हाई स्पिन में D7 कुछ इस तरीके से फिल होगा और लो स्पिन में, ये तो हो गया हाई स्पिन केस, और लो स्पिन के केस में, लो स्पिन के केस में कुछ इस तरीके से फिल हो रहा होगा, है ना। अब हमसे वो पूछ रहा है कि लोएस्ट वैल्यू। अब लोएस्ट वैल्यू तो लो स्पिन के केस में ही आ रही होगी क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोएस्ट के केस में ही 1 है। n जो है वो हमारा 1 किस में है? लोएस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, है ना। तो हमारे लिए जो लो स्पिन, अब लो स्पिन कब बन रहा होगा? लो स्पिन बन रहा होगा जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड होगा। अब देखो टेट्राहेड्रल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग और वीक का कांसेप्ट ही नहीं होता, और वीक और ऑक्टाहेड्रल की बात हम कर नहीं सकते क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है। तो 3 के रेस्पेक्ट में जो म्यू स्पिन ओनली वैल्यू आ रही होगी वो लगभग 3.9 के आसपास आ रही है और 1 के केस में म्यू की वैल्यू 1.9 के आसपास आ रही है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अब ये क्वेश्चन जो था ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। इसमें कह रहा है कि फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस कैन ओनली बी अप्लाइड टू द प्राइमरी प्रोसेस। अब ये वाला क्वेश्चन जो आंसर की में इसकी वैल्यू दी हुई थी और जो एक्चुअली इसकी वैल्यू गिवन है उसमें ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, तो इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। हालांकि इसको हम सोल्व कर सकते हैं पर आंसर की के अकॉर्डिंग इसका आंसर और जो गिवन था उस स्टेटमेंट में इसमें डिफरेंस था, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 7, ये अच्छा क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? अब मेल्टिंग पॉइंट के को जब हम देखते हैं तो जनरली हम सिमेट्री की बात कर रहे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्पेशली। अगर हमारे पास ये 4 ऑप्शन हैं तो सबसे पहले तो हम सब इनके स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो टार्ट्रिक एसिड का मतलब है कि कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, है ना। दूसरा है अमीनो एसिडिक एसिड। अब अगर हम इस क्वेश्चन को इन सभी ऑप्शंस पे देखें तो ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। ओम्स गैप के अकॉर्डिंग, ओम्स गैप के अकॉर्डिंग इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन, ठीक। अब ये सारे तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों एसिड्स हैं जिनमें नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग। पर हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है उसको अगर हम देखें वो अमीनो एसिडिक एसिड है, यानी वो कहीं ना कहीं ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। ज्विटर आयन का मतलब है कि ये एक इंटरनल सोल्ट है और हमने पढ़ा है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो हाई होते हैं। यानी इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को हम केवल और केवल इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे भी अटेम्प्ट कर सकते थे कि ज्विटर आयन क्योंकि इंटरनल सोल्ट होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज एग्जिस्ट करते हैं, इसका मतलब वो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा होगा, है ना। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन रहा होगा। तो यानी ये इंटरनल सोल्ट की तरह काम कर सकता है, अमीनो एसिड है और अमीनो एसिड्स के मेल्टिंग पॉइंट बाकी जितने भी गिवन होंगे जनरली उन सभी से ज्यादा होंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये सारे गलत हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हीट कैपेसिटीज फॉर डायटोमिक, उनका रेशियो पूछा है। अब हमें पता है कि जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है यानी Cv और Cp, इनका जो रेशियो होता है यानी Cp अपॉन में Cv वो इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अगर हमें डायटोमिक गैस के लिए डायरेक्ट वैल्यू पता है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं पता है तो हम निकाल भी सकते हैं। जो Cv होता है वो बेसिकली 3 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होती हैं उनसे मिलकर बनता है, यानी ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। अगर हम डायटोमिक की बात करें हमने पढ़ा भी है कि डायटोमिक के केस में ट्रांसलेशनल होती है 3, रोटेशनल होती है 2 और वाइब्रेशनल हम 3n से निकाल सकते हैं। टोटल टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं हम 3n से। डायटोमिक का मतलब है कि हमारे पास एटॉमिक एटम कितने हैं? 2, यानी n की वैल्यू है 2, तो 3n का मतलब हो गया 3 × 2 यानी 6। तो रोटेशनल ट्रांसलेशनल होगी 3 फिक्स, रोटेशनल होगी 2 फिक्स, वाइब्रेशनल होगी 1, ठीक है। अब जब हम Cv का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो Cv का कंट्रीब्यूशन आता है कि ट्रांसलेशनल जितनी भी डिग्री होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे r/2 से, रोटेशनल जो भी होगी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अगेन r/2 से, और वाइब्रेशनल जितनी भी होंगी उनका कंट्रीब्यूशन रहता है r, यानी 1 × r। अब कभी कभी कुछ बुक्स में ये मेंशन होता है कि जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो 0.2 यानी 20% ही कंट्रीब्यूट करती है आर का, यानी जो हमारी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका 0.2% ही कंट्रीब्यूट करती है, यानी हम इसको 0.2 आर भी लिख सकते हैं। अब देखो हमारे पास जो सीवी की वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 3/2 आर इंटू आर, यानी ये हो गया 5/2
आर प्लस 0.2 आर। अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं, हम इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन पे इंपैक्ट ना पड़े, हमें कैलकुलेशन सोल्व करने में आसानी है। हालांकि हम इसको भी लेके कैलकुलेट कर सकते हैं, पर क्योंकि ऑप्शन हमें काफी दूर दूर दे रखे हैं तो हम उसके बेसिस पे इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको अभी हम नेगलेक्ट करके चलते हैं। हम क्या करते हैं, सीपी की वैल्यू निकालते हैं। तो हमें पता है सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर होता है, यानी सीपी इक्वल टू सीबी प्लस आर, यानी 5/2 आर प्लस आर विच इज इक्वल टू 7/2 आर। अब देखो, हम अगर यहाँ पे गामा निकालना चाहें तो हमारे पास गामा की वैल्यू कितनी आ रही है, हमारे पास गामा की वैल्यू आ रही होगी 7/2 आर अपॉन में 5/2 आर विच इज इक्वल टू 7/5। 7/5 का मतलब है कि 1.2 बचा 1.4 के समथिंग अराउंड वैल्यू। अब देखो, हमने क्योंकि ये वाली टर्म को नेगलेक्ट किया है, अगेन अगर हम इसको डेसिमल में सोल्व करते तो सीबी भी हमारे पास डेसिमल में आता है और वो वैल्यू लगभग 1.3 के आसपास आ रही होती है। पर क्योंकि 1.4 और 1.3 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो हम इसको इस तरीके से भी एग्जाम में कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि अगर हम चाहें तो इसको फिर से कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं यहाँ पे, पर उस चीज से ज्यादा फायदा नहीं होगा। कैलकुलेटर से हालांकि हम कर सकते हैं कि हमारे पास जो 5/2 वैल्यू है सीबी की, 5/2 का मतलब है 2.5 आर और प्लस 0.2 आर विच इज इक्वल टू 2.7 आर। और जब हम सीबी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारी वैल्यू हो जाएगी प्लस आर और कर देंगे यानी 3.7 आर। और जब हम रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही होगी गामा इक्वल टू 3.7 अपॉन में 2.7। अब इसको हम जब सोल्व करेंगे तो अगेन हमारे पास वैल्यू 1.3 के आसपास आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। ये हमारे पास लॉन्ग मेथड हो गया। अगर हम शॉर्ट मेथड से करते हैं तो इस तरीके से भी सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इन एसआई यूनिट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट अगर हमें पता है तो हम डायरेक्ट इसको भी मार्क कर सकते हैं, अदरवाइज हम फॉर्मूले से भी इसको ड्राइव कर सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब है कापा, और कापा का मतलब है अगर हम फॉर्मूला देखें तो वो जो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हम देखें तो कापा के रेस्पेक्ट में भी ना लिखें हम तो सेल कांस्टेंट जो होता है L/A वो होता है कापा इनटू आर। ये फॉर्मूला हमें सेल कांस्टेंट और कापा को रिलेट करने में भी हेल्प करता है, तो हम डायरेक्ट इसको भी याद रख सकते हैं। अगर हमें कापा की यूनिट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/r इनटू L/A विच इज इक्वल टू 1/r का मतलब हो गया कंडक्टेंस इनटू L/A का मतलब हो गया सेल कांस्टेंट। अगर हमें इनकी यूनिट चाहिए तो यूनिट के लिए कंडक्टेंस की यूनिट हो गई साइमन यानी S, और L/A का मतलब है कि अगर वो सेंटीमीटर है या मीटर है तो मीटर के रेस्पेक्ट में वो वैल्यू आ गई पर मीटर, यानी यूनिट की पावर -1। यूनिट की पावर -1 का मतलब है कि अगर मैंने इसको सेंटीमीटर में लिखा और इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा तो हमारे पास वैल्यू आ गई साइमन पर सेंटीमीटर। अगर मैं इसको सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में लिखा, पर अब हमें एसआई के रेस्पेक्ट में अगर पूछना है तो हमें इन दोनों वैल्यू को भी मीटर में लिखना होगा और इसके रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू आ जाएगी साइमन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल स्पीसीज। अब ये जो क्वेश्चन है ये HSAB प्रिंसिपल पे बेस्ड। HSAB प्रिंसिपल का मतलब है हार्ड एसिड हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। अब जितने भी पेयर हैं हमें उसके हिसाब से इनका हार्ड और सॉफ्ट के बीच में इंटरेक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि हार्ड हार्ड के साथ और सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ अच्छा इंटरेक्शन शो करता है। अब देखो, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे NCS है, तो इन सभी के बेसिस पे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा एसिड या कौन सा एनायन हमारा हार्ड है और कौन सा एनायन हमारा सॉफ्ट है। अब जब हम इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो सॉफ्ट की आ रही है या हार्ड की आ रही है। अगर वो सॉफ्ट की आ रही है तो उसको सॉफ्ट के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, और अगर हार्ड के आ रही है तो वो हार्ड के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। अब देखो, Ag हमारे पास यहाँ पे Ag प्लस में है पहले कॉम्प्लेक्स में, और I2 दिया हुआ है। अब सेकंड वाले में हमारे पास कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है और F नेगेटिव, I का मतलब I नेगेटिव है। थर्ड वाले में कोबाल्ट अगेन +2 में है और NCS है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, सबसे हमारे पास कोबाल्ट कोबाल्ट पैलेडियम कोबाल्ट 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 पैलेडियम कोबाल्ट Ag कोबाल्ट, तो हमसे या तो कोबाल्ट के बारे में बात कर रहा है कैटायन में, या हमसे बात कर रहा है Ag के बारे में। अब हम हार्ड सॉफ्ट एसिड के बेसिस थ्योरी के बेसिस पे हम इनमें ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा हमारा हार्ड है और कौन सा सॉफ्ट है। तो देखो, हमारे पास जो Ag पॉजिटिव है वो होता है सॉफ्ट, और जो I है I भी हमारे पास सॉफ्ट होता है, तो ये दोनों सॉफ्ट सॉफ्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव है, तो 3 पॉजिटिव में है तो इसका मतलब वो हार्ड है। और फ्लोराइड जो है वो हमारे पास क्या है, अगेन हार्ड है इन कंपैरिजन टू बाकी जितने भी हैलोजेंस हैं, तो ये भी हार्ड। नेक्स्ट हमारे पास जो कोबाल्ट है यहाँ फिर से हार्ड होगा, और क्योंकि वो 3D का है और क्योंकि ये N से अटैच्ड है अगेन ये फिर से हार्ड होगा। तो हमारे पास इस ऑप्शन में सारे इंटरेक्शन सही बन रहे हैं, तो ऑप्शन हमारा यही सही हो जाएगा। हालांकि हम बाकियों को भी एक बार चेक कर लेते हैं कि किसमें क्या चीज है। जैसे इसमें अगेन सॉफ्ट है, इसमें हार्ड है, इसमें हार्ड है, इसमें सॉफ्ट है, इसमें सॉफ्ट है, इसमें हार्ड। पैलेडियम जो है हमारा कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है, मतलब 3D। कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है, जैसे 3D 4D 5D, तो 4D और 5D जनरली सॉफ्ट कैटेगरी में आएंगे, 3D हार्ड कैटेगरी में आएगा। अगेन हेलोजेंस जो भी होंगे, हेलोजेंस जो ऊपर वाले हेलोजेंस यानी फ्लोराइड यानी सेकंड पीरियड वाले, वो हार्ड होंगे और उसके नीचे फिर सॉफ्टनेस इंक्रीज कर रही होगी। तो इस तरीके से हम इनको मार्क करके आगे चल सकते हैं। कोबाल्ट के केस में यहाँ पे हम अगर देखें तो ये भी हार्ड है, ये भी हार्ड है, ये भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे साथ जो कोबाल्ट दिया हुआ है वो हार्ड हो जाएगा तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों हमारे पास हार्ड हार्ड है और यहाँ पे ये हार्ड और ये सॉफ्ट है, तो सबसे सुटेबल ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 ही बन रहा है। ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा एन वाला जो पार्ट है, एन से जब भी अटैच होगा तो वो हार्ड की तरह बिहेव करेगा, एस से जब भी अटैच होगा तो सॉफ्ट की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन तीनों हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी बताना है। तो ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी अगर हम यहाँ से देखें तो
कैफीन का ज्यादा होता है क्योंकि ये सल्फर होता है, फिर पायरोल यानी नाइट्रोजन वाला, फिर फ्लोरीन, फ्लोरीन सबसे कम होती है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 12 की। 12 में देखो हमारे पास ये क्लोरीनेशन वाला क्वेश्चन है। क्लोरीनेशन के क्वेश्चन में हमें जो हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज द रेट ऑफ क्लोरीनेशन, ठीक है, मीथेन का हम क्लोरीनेशन करना है, तो मीथेन हमारे पास है, तो मीथेन को जब हम क्लोरीनेट कराएंगे तो सबसे पहले स्टेप में तो क्लोरीन HNO की प्रेजेंस में दो Cl रेडिकल बना देगा, और जब ये Cl रेडिकल CH4 के साथ रिएक्ट करेगा तो CH3 रेडिकल प्लस HCl बनाएगा। अब देखो हमसे क्या कह रहा है कि बाय द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज द रेट ऑफ क्लोरीनेशन, तो डिक्रीज इसलिए होता है क्योंकि जब ये CH3 रेडिकल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा कि जो ऑक्सीजन की पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है उसमें ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस तरीके से ये एक स्पीसीज बनाएगा जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पे रेडिकल बनेगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, और इसकी बनने की वजह से जो रेट है वो डिक्रीज है। तो इस क्वेश्चन में जो की पॉइंट था वो ये था कि जो O2 है, O2 का जो एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग मतलब पाई स्टार, जब उसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हमारी ये रिएक्शन इस तरीके से प्रोसीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिएक्ट विद एक्स मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन टू फॉर्म ओसाजोन। ओसाजोन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ओसाजोन फॉर्मेशन हमें ध्यान रखना है। हमने ये पढ़ा भी होगा कि हमें ग्लूकोज जो फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है वो 3 मोल यूज होते हैं, और इसके साथ साथ हमें जो प्रोडक्ट बनते हैं प्रोडक्ट्स भी ध्यान रखने चाहिए। प्रोडक्ट्स कौन कौन से बनते हैं, एक तो ओसाजोन बनेगा ही बनेगा, उसके अलावा एनिलीन भी और अमोनिया भी बीच के कुछ स्टेप्स में रिलीज होती है। इसके अलावा एमाडोरी रीअरेंजमेंट्स ओसाजोन फॉर्मेशन में होता है। उसके अलावा एक चीज और कि मैनोज हो या ग्लूकोज हो